everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्यम कोचिंग गुरु। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बजट। आपने बहुत बार सुना होगा कि बजट पेश किया गया, बजट में ये कहा गया, बजट में वो कहा गया, बहुत सारी बातें आपने बजट के बारे में सुन रखी होगी। तो आज हम इसी बजट को डिस्कस करने वाले हैं और बजट को डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आपके पास बजट को ना हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पढ़ते हैं तो इसमें एक तो आपके पास रहता है जो सालाना बजट पेश किया जाता है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 का जो बजट पेश किया गया है, एक तो हमको उसका डाटा पढ़ना पड़ता है, उसका जो डाटा है वो हमको देखना पड़ता है कि कौन से इस बजट में आपकी किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास बजट से पूछे जाते हैं। मतलब कि कौन कौन सी टर्म्स, बजट एक्चुअली में है क्या चीज़, बजट आपके पास क्या इंक्लूड करता है, कौन सी बातें इसमें ली जाती है, ये सब का सब आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस लेक्चर में हम इन्हीं जनरल सी चीज़ों पे पहले डिस्कशन करने वाले हैं और बाकी जो हमारा 2025 एंड 2026 का जो बजट आया है उसमें हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जनरल टर्म्स में हम बात करेंगे कि बजट होता क्या है, क्या कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, किस बारे में ये एक्चुअली में बात करता है। तो आई होप आप सभी को आज का ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस बजट। और बजट को डिस्कस करने से पहले जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है ना बेटा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों मीडियम्स में है। और इनको डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी को एक जनरल सा ओवरव्यू देना चाहूँगी बजट के बारे में। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ आपके पास करना चाहती हूँ बजट के बारे में कि बजट एक्चुअली में है क्या चीज़, बजट कौन सी लैंग्वेज से किस तरीके से आया, क्या क्या इसमें अभी तक कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं बेटा बजट वर्ड की तो आपके माइंड में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने कि आपका जो ये बजट वर्ड है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज के एक शब्द से आया है। और उस शब्द का वो जो शब्द है वो क्या था आपके पास, बॉगेट। बॉगेट शब्द, और इस बॉगेट का मीनिंग होता था आपके पास में बैग ऑफ लेदर। बैग ऑफ लेदर यानी कि बैग, लेदर का एक बैग या फिर चमड़े का थैला हम कह सकते हैं। अब ये जो बैग ऑफ लेदर और बॉगेट एंड बजट के बीच में क्या संबंध है ना, ये आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, जब भी पहले ब्रिटिश काल में जब भी बजट पेश किया जाता था तो उस टाइम बजट को पेश करते हुए, जब बजट को पेश करने संसद में जाया जाता था तो वहां पे आपके पास क्या किया जाता था कि एक लेदर के बैग में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं बजट से रिगार्डिंग, वो एक लेदर के बैग में लिए जाते थे। मतलब साथ में जब जब भी बजट पेश किया जाता तो साथ में लेदर का बैग लिया जाता था। ठीक है ना। अब जब हमारे पास ये जो बैग ऑफ लेदर है, इसी का मीनिंग हमारे पास बॉगेट है। ठीक है, इसी का मीनिंग हमारे पास बॉगेट है, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, इसी बॉगेट वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बजट बना दिया इससे। ठीक है ना। अब जब हमारे पास हमारी जो अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये जो बैग ऑफ लेदर वाली प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली को ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी ट्रेडिशनल प्रणाली को या फिर अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि बैग ऑफ लेदर को लेना छोड़ दिया और साथ में कहा कि भाई बैग ऑफ लेदर हम तो नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे कि एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने बजट को ले जाएंगे और देन हम बजट को पेश करेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, ये बैग ऑफ लेदर वाली जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, उसको खत्म कर दिया और लाल कपड़े में बजट को लिया जाने लगा आपके बजट को पेश करने के लिए। ठीक है, तो वो जो लाल कपड़े वाली प्रथा है उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया आपके पास बही खाता। बही खाता, ध्यान रखना आप लोगों ने। और ये चीज आपके पास कब इंप्लीमेंट हुई थी, बही खाता बजट को कब से कहा जाने लगा था, 2019 के बाद में। ठीक है, दो बातें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है कि बही खाता किसने स्टार्ट किया था वर्ड, और आपके पास में बही खाता एक्चुअली में जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसको हम खाता कहते हैं। ठीक है, हिंदी हम कहें, अगर हिंदी लैंग्वेज में हम देखें तो ये जो बही खाता है ना, ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है ना, इसी वजह से हम इसको बही खाता कहते हैं। बजट हमने फिर अस्वीकार कर दिया। अब जब बैग ऑफ लेदर ही नहीं रहा तो बजट कैसे रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बजट का मीनिंग ही आपके पास बैग ऑफ लेदर था।
एंड आगे हम बात करते हैं आपके पास जो ये बैग ऑफ लेदर वाली सिस्टम है, इससे हटके थोड़ा सा हम जाएंगे कि आपका जब कोविड-19 आया 2020 में, ठीक है, कोविड-19 2020 में जब आया तो उसके बाद 2021 2022 का जो बजट था वो पहला हमारा डिजिटल बजट कहलाया, डिजिटल बजट। यानी कि ऐसा बजट जिसको कि पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन जिसमें हुआ था, पूरे तरीके से वहां पे डिजिटलाइजेशन का सिस्टम था कि कोई भी आपके पेन पेपर आदि का यूज नहीं किया गया था। ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है आपके पास। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं बेटा कि आपके पास जो ये बजट है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये बात भी आपने ध्यान रखना कि जो ये बजट वर्ड है ना, बजट वर्ड कहीं भी संविधान में नहीं लिया गया है। बजट की जगह पे संविधान में क्या आपके पास वर्ड लिखा गया है, बजट की जगह पे आपके पास प्रावधान किया गया है आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा गया है और इसको हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि बजट जो वर्ड है वो कहीं भी संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। बजट को हमने क्या कहा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहते हैं इसको। और अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान आपके पास भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके पास में जो बजट है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे कि मोरारजी देसाई जी जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है। 10 बार उन्होंने सबसे ज्यादा अधिक बार अभी अभी तक बजट पेश किया है। और कब से कब तक बजट पेश किया था इन्होंने? 1962 से 69 तक, 1962 से 69 तक इन्होंने कंटिन्यूसली 10 टाइम्स बजट को पेश किया था, प्रेजेंट किया था। और अभी हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 8वीं बार, ठीक है, आपकी कंटिन्यूसली 8th टाइम अपना बजट पेश किया है, अपने कार्यकाल में 8वां बजट अभी तक पेश किया है, ठीक है जी। ध्यान रखनी है ये चीजें। और पी चिदम्बरम थे, वो सेकंड नंबर पे थे, उन्होंने 9 बार बजट पेश किया था, ठीक है। अभी तक के मतलब फर्स्ट नंबर पे मोरारजी देसाई आते हैं, सेकंड नंबर पे पी चिदम्बरम आते हैं, एंड उसके बाद में आपके थर्ड नंबर पे आपकी निर्मला सीतारमन जी आती है। और साथ ही साथ में प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा भी आपके थर्ड नंबर पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, दोनों ने ही आपके 8 बार में बजट को पेश किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जामिनेशन में आपके पास पूछा जा सकता है, फिर चाहे वो आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका इंटरव्यू भी हो, इंटरव्यू लेवल तक भी ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं। एंड यहाँ पे आपने बेटा ध्यान, एक और बात याद रखनी है कि जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। अब विवरण क्या होता है? अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने अपना लेखा जोखा रखना है, मान लो हम अपने घर की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि एक साल में हमारे पास कितना पैसा आता है, ठीक है। यहाँ पे हम रिकॉर्ड बनाते हैं कि आया आया कितना हमारा पैसा और जाएगा कितना, ठीक है जी। मतलब कि खर्चा कितना हुआ और इनकम हमारी कितनी हुई। आया इन द सेंस मतलब कि हमारी इनकम कितनी है, ठीक है, इनकम कितनी है और हमने एक्सपेंड किस किस चीज पे करना है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, इसको हम बोलते हैं। ऐसा हम अपने डेली लाइफ में भी सिस्टम रखते हैं ना, कि मान लो हमारी इनकम जो है साल की 3 लाख या 4 लाख रुपए है, तो हम उसमें से सिस्टम लगाते हैं कि 1 लाख यहाँ जाएगा, 50,000 यहाँ जाएगा, 20,000 यहाँ जाएगा, इतना इतना पैसा हमको एलोकेट करना है। तो वही आपके पास क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। और वैसे ही सेम ऐसे ही जैसे हमने अपने घर का सिस्टम बनाया, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, आपका ये जो कंट्री है, कंट्री का सिस्टम बनाया जाता है कि एक देश में आपके पास एक साल में कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, कहाँ कहाँ पे जाएगा। तो जो इस स्टेटमेंट को या फिर इस रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, आपके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट कहेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। इसमें अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझे तो इसमें गवर्नमेंट की इनकम यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब लगाया जाता है एक वर्ष के लिए, कि कितना गवर्नमेंट का इनकम होगा और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा विद इन 1 ईयर। अब
कौन ये बजट जो है, डेफिनेटली देखो बजट हमने लाया है तो बजट को कोई ना कोई बनाएगा ना, तो कौन सी एजेंसी है, कौन आपके पास बजट को बनाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। बजट को जो बनाने की जिम्मेवारी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अफेयर्स जो की काम करता है अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट को बनाने की। ठीक है, मतलब कि बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। अब देखिए जो बजट होता है वो आपके पास राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, और इसके पीछे का जो प्रोसेस रहता है, इसमें थोड़ा बहुत प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, जहां पे आपकी सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है, उसके और जो प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंट कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा किसी भी देश का। ठीक है, उसके बाद में आम चर्चा यानी कि जनरल डिस्कशन की जाती है, एंड दोनों मतलब ये जो जनरल डिस्कशन होगी ये बेटा दोनों सदनों में होती है। ठीक है ना, और उसके बाद में आपके पास वोटिंग ऑन डिमांड्स होती है, एंड देन आपके पास पासिंग ऑफ बिल्स होते हैं। तो ये आपके पास प्रोसीजर रहता है किसमें, आपके बजट में, कि किस किस तरीके से बजट को पेश किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको बनाती है, कौन इसको पेश करता है। तो ये थे आपके पास कुछ जनरल सी चीजें जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए डायरेक्टली हम शिफ्ट होते हैं कि जो हमने अभी तक आपको बताया वो सही भी है या नहीं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑलमोस्ट सारी चीजें हिंदी में भी लिखी है एंड इंग्लिश में भी लिखी है, आपको दिख रहा होगा कि देखिए अगर हम हिंदी में पढ़े इसको, तो बजट एक वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लान होती है, जिसमें किसी निश्चित अवधि, ठीक है, आमतौर पर एक वर्ष के लिए ये लिया जाता है, के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जब हम एक वर्ष के लिए देखते हैं कि एक साल में हमारी इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो उसका अनुमान ही हमारा क्या कहलाएगा, आपके पास बजट कहलाएगा। यह सरकार, संस्था या व्यक्ति को अपने संसाधनों का सही प्रबंधन और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए अगर आपको पहले से ही पता है कि हमने क्या क्या करना है फ्यूचर में, इट मीन्स यहाँ पे आप अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग बना सकते हैं कि हमने, अगर हमारे पास इतनी मनी है तो इतनी मनी हमने इन इन सेक्टर को देनी है ताकि यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये जनरल सी चीज़ है, जनरल सा आपके पास बजट है कि भाई बजट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। आपके पास में ये देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की यहाँ पे प्लान लिया जाता है स्पेशली। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है वो कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपके पास आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू यानी कि प्राप्तियों और व्यय एंड एक्सपेंडिचर का विवरण लिया जाएगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बाकी की चीज़ें मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है वही बातें मैंने यहाँ तक अभी अभी तक आपको बताई है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए हैं, चाहे वो आपके प्रिंटेड हो, चाहे वो आपके मैंने खुद से लिखे हो, आप इसको लिखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आगे। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट बजट इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे पहला जो बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जब आपका भारत जो है ब्रिटिशर्स के अधीन था। ब्रिटिश काल में ये आपका बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, ध्यान रखना है। एंड उसके बाद में हमारा जो अंतरिम सरकार का बजट है वो पेश किया गया था लियाकत अली खान के द्वारा, श्री लियाकत अली खान के द्वारा पेश किया गया था 1947-48 में। ठीक है जी, इंटरिम गवर्नमेंट का बजट इसको हम बोलते हैं। एंड उसके बाद में आपके पास स्वतंत्र भारत का जो फर्स्ट बजट है वो किसने पेश किया था, ये आपके शनमुखन चेट्टी जी ने आपके ये पेश किया था 19 नवंबर 1947 में, 26 नवंबर 1947 को ये पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब देखिए, अब मैंने ऊपर आपको जस्ट बताया था कि जो बजट होता है वो क्या होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन इन द सेंस, या फिर हम कहेंगे आपके जितनी भी प्राप्तियां है, इनकम है और जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है उनका रिकॉर्ड है। तो बजट का तो डेफिनेशन आपको पता होगी। एंड इसको हमने दो भागों में बांटा, किस क्या क्या आएगा, एक तो रिसिप्ट आएगी यानी कि इनकम आएगी, इनकम को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्राप्तियां कहते हैं। और
एक आएगा आपके पास एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ होगा, उसको हम कहेंगे हिंदी में आपका व्यय। और आज के इस लेक्चर में हम यही चीज देखने वाले हैं कि ये इनकम एक्सपेंडिचर ये होते क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ये प्राप्तियां होती है बेटा, गवर्नमेंट को इनकम आती है, वो आपके दो तरीकों से आती है। ठीक है, इस एक इनकम होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा। ठीक है जी, रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी, वैसे ही हमारे पास एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय भी दो तरीके से होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इस रेवेन्यू को हम बोलते हैं राजस्व, राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल को बोलते हैं हम पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है जी, और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों चीजें हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं ना यहाँ पे, तो ये जो राजस्व और कैपिटल है यानी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल है, इनका मीनिंग क्या है एक्चुअली में। जो आपके पास रेवेन्यू है ना, मतलब कि प्राप्तियां तो आपको पता है गवर्नमेंट को इनकम आ रही है। ठीक है ना, अब देखिए ये वाली जो इनकम आएगी ये गवर्नमेंट को कैसी आएगी, मतलब परमानेंट तरीके से आ रही है। अब देखो ना, हम अगर हम बात करें अपने डेली लाइफ की, या फिर हम गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है, अब देखो हमारे ऊपर टैक्स लगते हैं। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट की जो इनकम के रिसोर्सेज है ना, इसको हम दो मेजरली पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो देखो टैक्स एंड नॉन टैक्स के थ्रू। देखो, ठीक है ना, हमने जो टैक्स पे किया, मान लो हमने अपने मोबाइल का रिचार्ज किया, तो उससे जो टैक्स जा रहा है वो गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, और वैसे ही एक दिन में कितने रिचार्जेस हो जाते हैं, बहुत होते हैं ना। तो इट मीन्स क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट को ये इनकम जा ही रही है, आपकी डेली बेसिस पे जा रही है। हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी कोई भी इरेग्युलरिटी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को इनकम जा ही रही है आपकी। एंड अगर हम बात करें ये कैपिटल वाले की, देखो इस जब गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा इनकम आई, तो उस टाइम क्या है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अब क्या है, देखो इनकम अगर हम आम आदमी की बात करें ना, मान लो मैं अपनी बात करती हूँ, या फिर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो इनकम हमारे पास कहाँ से आती है, एक तो होता है जो हमारा परमानेंट रिसोर्स है। मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ तो उससे मुझको इनकम आ रही है। ठीक है, उसमें क्या है, अब मुझको वहां पे क्या है, मैंने काम किया, ऑब्वियसली मुझको पेमेंट मिलेगी। अब वो पैसा मुझे वापस नहीं चुकाना है बाद में। ठीक है, एक है अगर मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास काम है, तो मैं क्या करती हूँ, लोगों से लोन लेती हूँ। ठीक है, उधार लेती हूँ लोगों से। अब जब मैं उधार लूंगी तो उस पैसे को मुझे बाद में वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी, वापस देना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो उधारी कोई भी नहीं देगा ना मुझको। तो इट मीन्स क्या है कि जब हमको पैसे को वापस देना पड़े, ठीक है, या इसका मतलब है कि जब हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है किसी इनकम के आने से। अब लोन मैंने लिया, उससे इनकम तो मेरी आई, मान लो 10 लाख का मैंने लोन ले लिया, इनकम तो मुझको मिल गई, 10 लाख तो मेरे पास आ गए, लेकिन मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी तो पड़ गई ना, वो 10 लाख मुझको वापस भी तो देने पड़ेंगे बाद में। तो इट मीन्स जब हमको वापस देना पड़े कोई सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। मतलब ऐसी आय जो हमको हमारी जो लाइबिलिटीज है उसमें वृद्धि करती है। ठीक है जी, उसमें वृद्धि करती है। या फिर मान लो मैंने अपने कोई गहने बेच दिए, उसके द्वारा मुझको इनकम मिल गई। अब उसमें भी क्या है, मेरा खर्चा हो गया ना, मतलब ऑब्वियसली मेरे पास ज्वेलरी थी वो मेरी चली गई। ठीक है ना, इट मीन्स उसमें भी क्या है, उसमें मेरे जो असेट्स थे वो मेरे कम हो गए, यानी कि जो मेरी ज्वेलरी थी वो खत्म हो गई। तो इट मीन्स जहां पे नुकसान हमको हो रहा है वो आपके पास क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। इनकम तो आई, लेकिन नुकसान को झेलने के बाद में इनकम आई, या फिर बाद में हमको वापस वो इनकम करनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे आपके कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि ऐसी इनकम जहां पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। अब जैसे टैक्स है, टैक्स आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, मान लीजिए मैं जॉब करती हूँ तो मुझको डेली बेसिस पे इनकम मिल गई है, तो उससे मुझे कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं है, बाद में वो पैसा मुझको वापस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास डिफरेंस है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड आपके कैपिटल रिसिप्ट में। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की यानी कि व्यय की, तो अब व्यय आपके पास कहाँ होता है, देखो गवर्नमेंट ने खर्चा किया किस चीज पे, एक तो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ अपनी, तो मैं किन चीज़ों पे खर्च करती हूँ, मान लो एक तो मैंने जनरल ऐसी चीज़ पे खर्चा किया जहां से मुझको कोई चीज़ वापस ही नहीं मिल रही है, मतलब ना तो असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना तो मेरी लाइबिलिटी घट रही है। ठीक है, और एक एक चीज़ ऐसी कि मान लीजिए मैंने लोन लिया था पहले, मैं अभी वो दोबारा वो 10 लाख वाले लोन पे आ रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने 10 लाख लोन पहले लिया था, अब मैंने क्या किया, उसका रीपेमेंट कर दिया। ठीक है जी, उसको मैंने वापस कर दिया। 10 लाख लोन लिया था, उस लोन को मैंने वापस कर दिया, मतलब मेरे ऊपर जो बोझ था वो मेरा कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा।
ठीक है। लेकिन जब आपके पास ऐसी जगह पे खर्चा किया जाएगा जिससे इस तरीके से कोई भी बोझ आपका बर्डन कम ना हो, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम है आपका, ये आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल का ही सिस्टम है। ज्यादा इसमें आपने नहीं उलझना है, कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। अभी हम वन बाय वन इसको देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम है इसमें। आगे रेवेन्यू रिसिप्ट को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पर उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी हम देखते हैं रिसिप्ट्स को। देखिए, रिसिप्ट्स हमने बोला गवर्नमेंट को मिलने वाली आय, विभिन्न स्रोतों से जो गवर्नमेंट को आय मिलती है। देखिए, प्राप्तियां वे सभी स्रोत है जहां से सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान पैसा प्राप्त होता है, जैसे कि टैक्स, ब्याज, उधार या संपत्ति की बिक्री। अब सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है तो उससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई है। और गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था तो उसके बदले में मान लो कोई दूसरा देश है जिसने हमारी गवर्नमेंट से लोन लिया था, ठीक है ना। अब वो जो है हमको पैसा दे रहा है, मतलब इन फॉर्म ऑफ आपके ब्याज, इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे रहा है। तो इंटरेस्ट जो आएगा वो इंटरेस्ट हमारे देश की गवर्नमेंट के पास आएगा ना, तो इसका मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई। वैसे ही उधार, अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हम हैं उधार ले रहे हैं, उससे क्या है पैसा तो आ रहा है लेकिन भले ही बाद में उसको वापस चुकाना पड़े, लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में पैसा तो आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर वो सिस्टम जहां से पैसा आपके पास आता है उसको हम रिसिप्ट या फिर प्राप्तियों का नाम देते हैं। अब ये जो रिसिप्ट्स है, मैंने ऊपर भी आपको डिस्कशन करवाया था इसके बारे में कि दो तरीके की होती है। एक है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्तियां, और एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स को समझने से पहले पहले हम देखेंगे डिटेल में आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखिए, ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार पर कोई ऋण बोझ नहीं बढ़ता और संपत्तियां भी नहीं घटती। जैसे मैंने बोला कि लोन मैंने नहीं लिया, ठीक है जी, यानी कि गवर्नमेंट ने लोन नहीं लिया, ठीक है ना। और संपत्तियां मैंने नहीं घटाई। संपत्तियां मतलब हमारे जो असेट्स है, हमारी जो संपत्ति है, ठीक है ना, हमारी जो पूंजी है। मतलब अब जैसे मैंने बोला था ना कि गहनों का एग्जाम्पल लिया था, अगर तो मैं अपने गहने बेच देती हूँ तब तो मेरी संपत्ति घट गई। लेकिन यहाँ पे जब रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने गहने बेच के नहीं पैसा लाया है, ये पैसा हमको अच्छी जगह से आया है जो हमको आना ही आना था, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पे इस रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ना तो आपके ऋण का बोझ बढ़ता है, ना तो आपको बाद में वापस पैसा देना पड़ेगा, और ना ही आपके जो असेट्स है, आपकी संपत्तियां है, वो कम होगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखिए, ये जो आपके पास रेगुलर बेसिस पे आपकी इनकम आती रहती है, यही आप यहाँ पे विशेषता में लिखा गया है कि रेगुलर बेसिस पे नियमित तौर पे आपकी इनकम आ रही है। अब ऑब्वियसली नियमित पे आ रही है ना। अब देखो, अभी मान लीजिए आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं चालान कटने का। अभी एक व्यक्ति का चालान कटा, कुछ टाइम के बाद दूसरे का कटा, उसके बाद तीसरे का कटा। अब मतलब ये है कि एक दिन में कितने चालान कटते हैं, बहुत ज्यादा कटते हैं ना। तो इट मीन्स उससे जो इनकम आ रही है वो गवर्नमेंट की बढ़ गई है। और वैसे ही हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके पीछे जो टैक्स जा रहा है वो भी गवर्नमेंट को जा रहा है। और डेली बेसिस पे पर मिनट पर डे आपके कितने रिचार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपकी रेगुलर इनकम है जो आनी ही आनी है गवर्नमेंट को। अब है नो रीपेमेंट नीडेड, यानी कि आपके पास कोई भी इसको चुकता करने का कोई झंझट नहीं है, आप इसको इस इनकम को आपको बाद में वापस नहीं देना है। उसके बाद में है नो एसेट लॉस और क्रिएशन, यानी कि इससे ना तो कोई एसेट आपके पास घटता है और ना ही बनता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी संपत्ति में बदलाव आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना कि हमने गहने नहीं बेचे अपने, हमें जो इनकम आई वो हमारी अच्छी जगह से आई है, ठीक है ना। तो ये है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम दो तरीके की इनकम को पढ़ते हैं। एक है हमारा टैक्स रेवेन्यू, एक है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब कि टैक्स के द्वारा आया हुआ पैसा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जैसे कि आपके पास ब्याज है और लाभांश है, शुल्क है। इन चीजों पे अभी आपने नहीं उलझना है, इसको मैं आपको बड़े अच्छे से एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करवाने वाली हूँ। तो अभी जितनी बातें बताई गई है अभी उन पे ध्यान दीजिए, टैक्स नॉन टैक्स पे अभी आपको नहीं जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैसा तो गवर्नमेंट को आया, लेकिन उस पैसे को बाद में वापस भी देना पड़ेगा। या तो वापस देना पड़ेगा या तो उससे हमारी असेट्स घट गए, कंट्री की जो असेट्स है वो हमारी घट गई। जैसे कि मेरे पास सोने का कोई गहना था, वो मैंने बेच दिया, इसका मतलब मेरी संपत्ति घट गई, ठीक है ना। पैसा तो आ गया लेकिन संपत्ति घट गई। तो इसका मतलब ऐसी इनकम जो या तो बाद में वापस देनी पड़ेगी या तो उसके बदले में असेट हमारी कम होंगी, वो हमारी कहलाएगी कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है जी।
अब देखिए ये आपकी इरेग्युलर होती है, यानी कि ये आपकी वन टाइम पेमेंट है। मतलब कि अब देखिए इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ना। मान लो आप किसी के पास उधार लेने जाते हो, ठीक है, उधार मांगने जाते हो आप किसी के पास, तो एक बंदा आपको एक दिन में तो उधार दे देगा, दूसरी बार दे देगा, लेकिन बाद में वो आपका कॉल तक रिसीव करना नहीं चाहेगा, ठीक है ना। मतलब क्योंकि उसको ऑब्वियसली पता है कि ये तो वही पैसे मांगने के लिए कॉल करता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपके पास क्या है, ऐसी इनकम आपकी इरेग्युलर होती है, कभी आ सकती है कभी नहीं भी आ सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपके पास क्या है, एड्स टू गवर्नमेंट्स डेप्ट, यानी कि गवर्नमेंट को जो ऋण होता है, डेप्ट होता है, इसमें वृद्धि करता है ये, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब लोन लेंगे तो ऋण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब असेट सेल और बोरोविंग, इसमें आपके पास क्या है, परिसंपत्तियां यहाँ पे हमारी घट जाती है, इस चीज की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये रिसिप्ट का सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए यहाँ पे बोरोविंग उधार लेना और डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपकी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है ना उनको सेल करना, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है लॉन रिकवरी, पुराने ऋण की वसूली करना। एंड उसके बाद में आपका हम पढ़ते हैं आपके पास एक्सपेंडिचर को, यानी कि व्यय को। अब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है बेटा, गवर्नमेंट का व्यय है, वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये बात हमने देखनी है। अभी देखो हमने बोला था कि हमारा जो बजट है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा एक रिकॉर्ड है कि कितनी इनकम आएगी और कितनी इनकम जाएगी, ठीक है। एक बात यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जो ये रिकॉर्ड है ना बजट, ये हमारा अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का रिकॉर्ड होता है। यहाँ हम एक्चुअल इनकम को नहीं लेते हैं, अनुमान लगाते हैं कितना आ सकता है। मतलब अब देखो आइडिया लगेगा ना आगे के लिए, तो जो चीज एक्चुअली में अभी तक हुई ही नहीं है तो वो तो अनुमानित ही होगी। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात करेंगे वो हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा, अनुमानित रहेगा, एक्चुअल नहीं रहेगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पास व्यय की। अभी तक हमने आय तो देख ली कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से आय आएगी। अब दो सेगमेंट थे ना, आय का और व्यय का। अब हमने व्यय वाला सेगमेंट देखना है कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, ठीक है। देखिए वह सभी खर्चे जो सरकार देश चलाने, सेवाएं देने, परियोजनाएं बनाने, पेंशन, सैलरी आदि देने में करती है, इनको हम क्या कहते हैं, सभी खर्चे। ये सारे के सारे खर्चे आपके क्या कहलाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी आपके पास दो टाइप का है। सबसे पहला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय, और दूसरा है हमारे पास आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा पूंजीगत व्यय। पहले हम देखेंगे राजस्व व्यय को। देखिए कोई संपत्ति नहीं बनती, देयता में कमी नहीं आती। मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास में ना, अगर तो हमने क्या किया कि लोन लिया था किसी से, ठीक है, लोन लिया था हमने किसी से, किसी गवर्नमेंट से, और हमने खर्चा किया उस लोन को काटने के लिए। मान लो पहले हमने 10 लाख का लोन लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, वो 10 लाख लोन जो है वापस दे रहे हैं कि भाई ले लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मुश्किल समय में लोन लोन दिया, अब आपका पैसा आप वापस रख लो, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर तो हमने वो पैसा वापस दे दिया, ठीक है, वो तो आपका क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो आपके ऊपर जो ऋण का बोझ था वो आपका कम हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना बेटा, यहाँ पे ऋण का कोई बोझ आपका कम नहीं होता। मतलब आपने ऐसी जगह पे खर्चा किया है जहां से आपका ना तो आपका ऋण का बोझ कम होगा और ना ही आपने कोई परिसंपत्ति बनाई है। अब देखिए गवर्नमेंट का खर्चा क्या है, या तो आपने लोन दे दिया किसी को, लोन का रीपेमेंट कर दिया, मतलब जो आपने पहले लोन लिया था उसको वापस दे दिया, ठीक है, या तो वहां पे खर्चा होगा आपका, या आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी परियोजनाएं बनाती है, या फिर हम कह सकते हैं संपत्तियां, एसेट्स बनाती है। अब हॉस्पिटल बना दिए, कुछ और बना दिया, जिससे हमको बाद में रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे क्या किया, ना तो आपने वो हॉस्पिटल बनाए, ना तो आपने कोई पूंजीगत कोई भी काम किया, ना तो कोई स्कूल बनाया, ना कोई रोड बनाए, ना कुछ, ना आपने वो लोन को वापस दिया। फिर कहाँ आपका खर्चा हुआ, ठीक है, फिर आपका पैसा कहाँ गया? तो वो पैसा जहां जाएगा वो जाएगा आपके पास, जैसे कि आपके सैलरीज एंड ऑल में। अब गवर्नमेंट देखिए सैलरीज देती है ना,
जो कर्मचारी है उनको वेतन दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती है, ब्याज का भुगतान किया जाता है, और आपके पास में पेंशन आदि में जो पैसा दिया जाएगा। अब देखो, जब हम सैलरीज देते हैं ना, तो उससे क्या है, आपके पास हमारा जो लोन है, लोन कम नहीं होता। लोन गवर्नमेंट के सर पे जितना है वो उतना का उतना ही रहेगा, और ना ही हमारा कोई एसेट जनरेट हुआ है। मतलब कि अब देखो, सैलरी हम दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे क्या है, ना तो आपका कोई हॉस्पिटल बन रहा है, ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, ना तो कोई आपकी स्कूल्स बन रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही है, मतलब नया काम वहां पे कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जहां पे नया काम ना हो और ना ही आपका ऋण कम हो, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उल्टी, इसके वापस इसके ऑपोजिट बात करते हैं कि आपने ऐसी जगह खर्चा किया जिससे आगे के लिए आपके पास संपत्तियां बन गई, हॉस्पिटल्स बन गए, रोड्स बन गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो गई, और आपकी लोन का भुगतान आपने कर दिया। 10 लाख लोन दिया लिया था पहले, उसको आपने वापस कर दिया। इसका मतलब अपने सर से ऋण का बोझ आपने हटा दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें आपके पास जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, सड़कें, पुल आदि, इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर इसमें आपको क्लैरिफिकेशन हो गई ना, आगे चल के जब आप बजट पढ़ेंगे ना बेटा, बजट में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि बजट में हम पढ़ते हैं, देखो सालाना जो बजट आता है ना हमारा, जैसे हम 2025 एंड 26 का बजट हम पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा वो आपको तब समझ आएगा ना, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है वो समझ आएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा बन जाता है कि इन चीजों को हमने अच्छे से देखना है। एक बार नहीं समझ आता, दूसरी बार लेक्चर को देखिए, दूसरी बार समझ नहीं आता, तीसरी बार देखिए, लेकिन इन चीजों को डेफिनेटली क्लियर आपने करना ही करना है। चलिए, अब देखिए थोड़ी सी और हम बात कर देते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने क्या कहा था आपका, कि गवर्नमेंट की जो इनकम है, यानी कि उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स। ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है उसकी बात करते हैं बजट के अंदर। तो जब ये आपके एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट आपकी बराबर होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस बजट कहेंगे। कि आपका जो बैलेंस बजट है वो संतुलित है। मतलब बैलेंस है यानी कि संतुलन है, ना तो आपका आय ज्यादा है, ना तो आपका व्यय ज्यादा है, ना तो आपकी इनकम ज्यादा है, ना तो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर है। ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका बैलेंस बजट कहेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिया गया है कि इफ द गवर्नमेंट अर्न्स 100 करोड़ फ्रॉम टैक्सेस एंड स्पेंड्स 100 करोड़ इन द सेम ईयर, तो ये आपका बैलेंस बजट है। ठीक है जी। एक है आपके पास में अनबैलेंस बजट। और अनबैलेंस बजट का मतलब है कि जब आपके पास इन इनकम और आपके एक्सपेंडिचर में डिसबैलेंस आता है, एक चीज या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस बजट कहेंगे। और इस अनबैलेंस बजट को हम दो टाइप में पढ़ते हैं, जिसमें कि आता है आपका, एक है डेफिसिट बजट यानी कि घाटे वाला बजट, और एक है आपके पास में सरप्लस बजट यानी कि बचत वाला बजट। अब देखिए, डेफिसिट का मतलब है घाटा होना, और घाटे का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, यहाँ देखिए, खर्चा है वो आपके पास ज्यादा है, और इनकम है यानी कि आय है वो आपकी कम है, वो तब आपका घाटा होगा। अब मान लीजिए हम अपनी डेली लाइफ की बात करें ना, कमा रहे हैं हम 2000 पर मंथ। ठीक है, कमा रहे हैं हम 2000, लेकिन गवा रहे हैं हम 3000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको घाटा हो गया ना, कमाया हमने कम और गवाया हमने ज्यादा। तो इट मीन्स ये क्या है, आपका डेफिसिट बजट होगा। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करते हैं कि कमाया हमने कितना, कमाया हमने 3000। ठीक है जी। कमाया हमने, रिसिप्ट यहाँ पे लिखा गया है ध्यान रखना, इसलिए मैं ज्यादा रिसिप्ट को बता रही हूँ यहाँ पे। कमाया हमने ज्यादा 3000 और गवाया हमने कितना, 2000। तो इसका मतलब यहाँ पे सरप्लस हो गया ना, 1000 रुपए हमारे पास फिर भी बच गए। तो इसका मतलब ये जो 1000 रुपीज बचे हैं वो हमारा सरप्लस है, यानी कि अधिशेष है। तो इसको हम कहेंगे सरप्लस बजट, जब हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे एक्सपेंडिचर हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इकोनॉमी में आप लोग अगर देखेंगे ना इसको, जनरल टर्म में कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखता है तो वो हमेशा यही कहेगा कि सरप्लस बजट किसी भी कंट्री के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन मैं कहूंगी कि सरप्लस बजट, ये मैं ही नहीं कहती, बाकी भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने पढ़ रखा है इस चीज को या देख रखा है, समझते हैं इस चीज को, वो सभी ये कहेंगे कि इकोनॉमी की अगर ग्रोथ करनी है ना, तो वहां पे आपको डेफिसिट बजट को अपनाना होगा। ठीक है। इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है आपने, तो आपको डेफिसिट बजट को ग्रो करना होगा, डेफिसिट बजट को अपनाना होगा, सरप्लस बजट को नहीं अपनाना है। और कोई भी गवर्नमेंट है वो यही प्रयास करती है कि अगर वो डेफिसिट में चले तो ज्यादा अच्छा है। अब क्यों ऐसा अच्छा है, आपने ध्यान रखना इस बात को,
देखिए बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं लोगों को प्रदान करना। ठीक है। अब वो सुविधाएं आपके पास, गवर्नमेंट के पास इतनी पर्याप्त इनकम तो होती नहीं है कि वो अपनी इनकम में सारी की सारी सुविधाएं दे दे। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोन लेने पड़ते हैं। ठीक है जी। लोन लेने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन वाली सुविधाएं आपके पास दे दी ज्यादा, तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना आपका। बात समझ आ रही है? तब आपके पास खर्चा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है ऐसी सुविधाओं पे जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, नए नए उद्योग लगते हैं आपके पास, नई नई आपके, हम कह सकते हैं हॉस्पिटल अगर बनेगा, आपके स्कूल्स बनेंगे, तो वहां पे काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम हो जाएगा, यानी कि लेबर को वहां पे रोजगार दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारी कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी के कम होने से लोगों को, हम कह सकते हैं, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अब अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको पैसा भी मिल रहा है, पैसा आपको मिलेगा तो इकोनॉमी में डिमांड आप बढ़ा देंगे। ठीक है ना, मांग आप ज्यादा करेंगे वस्तुओं की। तो अगर आपकी डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो सही चल पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी आर्थिक गतिविधियों को आपने बढ़ाना है, इकोनॉमी को आपने शेप देनी है, सही लाना है, व्यवस्था पे लाना है, तो आप क्या कहेंगे कि खर्चे को आप ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा है पब्लिक गुड्स पे ज्यादा होता है, सार्वजनिक वस्तुओं पे ज्यादा होता है, और सार्वजनिक वस्तुओं में हम कह सकते हैं आपके लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट जब होगा तो रोजगार भी आपके पास ज्यादा मिलेगा। इससे क्या है, बेरोजगारी की जो समस्या, सबसे अहम समस्या है डेवलपिंग कंट्रीज की या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, वो समस्या आपके पास खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये सरप्लस बजट की ऑन द अदर हैंड, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास इनकम ज्यादा है लेकिन वो खर्चा कहीं नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हो गई है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है। तभी आपके पास जो एक्सपेंडिचर है वो कम है और आपकी इनकम ज्यादा है। तो ये सारा सिस्टम आपके पास किस में कहलाता है, आपके सरप्लस बजट में, डेफिसिट बजट में एंड बैलेंस बजट में। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जितनी भी बातें डिस्कस की है, जितनी भी बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक भी बात यहाँ पे ऐसी नहीं है जो हम कहेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको बड़े ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आपके पास जब आप बजट को पढ़े ना, बजट का एनालिसिस करें, तब भी आपके पास किसी भी चीज में कोई भी डाउट ना रहे। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड अगले सेशन में हम इसके आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगली स्टेजेस आपकी क्या होती है, बजट के टाइप्स कितने होते हैं, किस किस तरीके से आपका क्या 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 काम किया जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।